दो विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उसमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है जिसमें विश्व भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचार को पलट कर रख दिया है और इसके कारण वस्तुतः सभी बहुत अधिक स्वस्थ हैं। धन उद्योग इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, व्यवसाय आयोजन, ये अलग ही कहानी है। फाइनेंस ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों में सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय मुख्य विषय था। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वर्षों की सामूहिक प्रयत्न त्रुटि विधि से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और विकसित रसायनज्ञ बनना सीखा है। लेकिन क्या प्रयत्न त्रुटि विधि ने हमें अपने पर्सनल फाइनेंस में बेहतर होना सिखाया है? क्या कर्ज में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या रिटायर होने को अधिक तैयार हैं, या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करता है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार रियलिस्टिक हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमाण नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धन दौलत के बारे में जो कुछ सोचते हैं और सीखते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम फिजिक्स सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, न कि साइकोलॉजी की तरह भावनाओं और बारीकी से। और ये मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना कि जरूरी। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी करता है। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। ये हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत की साइकोलॉजी के प्रति मेरा स्वयं का एप्रिसिएशन इस विषय पर 1 दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ है। मैंने फाइनेंस संबंधी लेखन सन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। यह एक फाइनेंशियल क्राइसिस का भोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए यह समझना जरूरी था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी एक्चुअल तरीके से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ है और क्यों, और इसे लेकर क्या कर सकते थे वो तो दूर की ही बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वो हिस्सा टूट जाएगा। फिजिक्स विवादास्पद नहीं होती, वो नियमों से चलती है। फाइनेंस अलग है, ये लोगों के आचरण से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूं ये मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय साइकोलॉजी और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं आपको ब्याज दर की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास की रिसर्च करें। यह जानने के लिए कि निवेशक शेयर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट उनके भविष्य को खतरे में डाल रहा हो। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है।
पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। सन 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिसे मैंने धन संबंधी लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी था और लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब ने इस विषय का और गहराई से ओवरव्यू किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेजेस बिना किसी बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करता है। सभी चैप्टर्स एक मूल विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी सुने जा सकते हैं। ये एक लंबी किताब नहीं है, तो आपका स्वागत है। अधिकतर लिसनर्स उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वो सुनना आरंभ करते हैं या पढ़ना आरंभ करते हैं, क्योंकि अधिकांश इकलौते विषयों को 300 पेजेस के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले मैं 20 छोटे चैप्टर्स लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में ही पढ़ना या सुनना छोड़ दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।